चले, पहला टॉपिक चलते हैं, वर्ण। हिंदी विषय का पहला टॉपिक क्या होता है बेटा? वर्ण होता है। और वर्ण की सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? परिभाषा। क्या देखेंगे? परिभाषा। अब जो परिभाषा होती है वर्ण की, वह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी। अब वो कैसे दिए? सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हिंदी के महान विद्वान हैं कामता प्रसाद गुरु। हिंदी के महान विद्वान कौन है बेटा? कामता प्रसाद गुरु। और कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी की क्या परिभाषा दी है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके अन्य खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके अन्य खंड नहीं किए जा सकते। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्णों को मूल ध्वनि किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने। तो सबसे पहली बात आती है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की परिभाषा क्या होती है? तो वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते। अन्य टुकड़े नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये तो हुई पहली परिभाषा। अर्थात कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की परिभाषा क्या होती है? वर्ण की परिभाषा क्या होती है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है। अब आप कहोगे सर एग्जाम में प्रश्न कैसा आ सकता है? तो सीधा सा प्रश्न आ सकता है कि वर्णों को मूल ध्वनि किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने। इस परिभाषा से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में दूसरी जो परिभाषा होती है उसको देखते हैं आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार। किसके अनुसार? आचार्य किशोरी प्रसाद के अनुसार। आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने क्या परिभाषा दी थी कि वर्ण वह कान का विषय है जिसके अन्यंत्र खंड नहीं किए जा सकते। अर्थात क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्णों को कान का विषय किसने कहा है? आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने। अब आप में से किसी ने ये पूछ लिया कि भाई कान का विषय कैसे कहा जा सकता है? तो आप में से पूछा कान का विषय कैसे? तो मैंने कहा कोई भी जो ध्वनि होती है, जैसे मैंने कुछ बोला कि लिखो, तो आप क्या कुछ लिखोगे? क्या नहीं लिखोगे। तो मैं जब तक कोई वर्ण बोलूंगा नहीं तब तक आपके कानों में वो वर्ण जाएगा नहीं, तब तक आप उसे क्या लिखित रूप दोगे? क्या नहीं दोगे। तो वर्णों को सबसे पहले जो भी वर्ण होता है उसको हम लिखित रूप देते हैं, तभी तो वर्ण होता है। अर्थात कोई ध्वनि होती है, जब उसे हम लिखित रूप देंगे तभी तो क्या होगा? वर्ण होगा। तो वर्णों को सबसे पहले क्या कहा गया? कान का विषय। किसने कहा? आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने। तो वर्ण वह कान का विषय है, वर्ण वह कान का विषय है, वर्ण वह कान का विषय है जिसके अन्य खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण वह कान का विषय है जिसके अन्य खंड नहीं किए जा सकते। अन्य खंड नहीं किए जा सकते। ये परिभाषा किसने दी? पहली परिभाषा किसकी थी? कामता प्रसाद गुरु ने। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके अन्य टुकड़े नहीं हो सकते। किसने कहा? कामता प्रसाद गुरु ने। वर्णों को मूल ध्वनि किसने कहा? कामता प्रसाद गुरु ने। वर्णों को कान का विषय किसने कहा? आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने। ठीक है। तीसरी परिभाषा हम सामान्य रूप से जो परिभाषा देखते हैं, सामान्य परिभाषा कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके अन्य टुकड़े नहीं हो सकते। ये परिभाषा सामान्य रूप से होती है। यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा? भाई दिख रहा है क्या? ठीक है। सामान्य परिभाषा क्या होती है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं बेटा? वर्ण कहते हैं। तो वर्णों की मैंने कितनी परिभाषा बताई? 3 परिभाषा बताई। पहली परिभाषा किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? ठीक है। अतः वर्णों को मूल ध्वनि किसने कहा? दूसरी परिभाषा किसने दी है? अब वर्णों को कान का विषय किसने कहा? अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? ध्यान देना, यहाँ अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो क्या करोगे? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले ये परिभाषा आपको समझ में आई कि नहीं आई? आगे समझ में? चलो ठीक है, आगे देखते हैं।
अभी मैंने आपसे पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपने क्या बताया? वर्ण। ध्यान देना, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्यान देना इस बात को, जब कोई ध्वनि नहीं आएगी तो वर्ण कैसे बनेगा? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। और अगर दूसरा प्रश्न आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। दिख रहा है नहीं दिख रही? दिख रहा है ना? ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। तीसरी परिभाषा देखते हैं, तीसरा प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछता है तो क्या होता है? शब्द होता है। ये लोग 3 प्रश्न बने कि नहीं बने? अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो क्या करके होगे? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। अगला आ सकता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछता है तो क्या करोगे? पद या वाक्य, पद या वाक्य। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ऑप्शन में पूछता है ध्वनि, ऑप्शन में देता है वर्ण, ऑप्शन में देता है अक्षर, ऑप्शन में देता है शब्द। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अगर ऑप्शन में क्या दे रखा है? ध्वनि, ऑप्शन में क्या दे रखा है? वर्ण, ऑप्शन में क्या दे रखा है? अक्षर, ऑप्शन में क्या दे रखा है? शब्द, तो आप क्या करके आओगे? ध्वनि। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या करोगे? ध्वनि। अगर ये ध्वनि ऑप्शन में नहीं हो, ध्वनि ऑप्शन में नहीं हो और ये पूछे प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होता है, अक्षर होता है, शब्द होता है, वाक्य होता है, तो फिर क्या करके आओगे आप? समझ में आया? अरे समझ में आया नहीं आया? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ध्वनि ऑप्शन में नहीं तो क्या करके आओगे? वर्ण। मैंने ध्वनि को बता दिया, वर्ण को बता दिया, शब्द को बता दिया, वाक्य को बता दिया, बचा कौन सा हमारे पास? अक्षर। कौन सा बचा? अक्षर। अब अक्षर किसे कहते हैं सर? वे ध्वनि जो मुख विवर से झटके से बाहर निकले, या वे ध्वनि जो एक झटके से मुख विवर से बाहर निकले, वह ध्वनि जो झटके से मुख विवर से बाहर निकले उसे क्या कहते हैं? अक्षर। ध्वनि का मैंने बता दिया। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वह ध्वनि जो झटके से मुख विवर से बाहर निकले क्या होती है? अक्षर। बोलो समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? 3 परिभाषाएं देख ली, एग्जाम में जो परिभाषाओं के माध्यम से वो प्रश्न पूछा जा सकता है उस प्रश्न को हमने देख लिया। तो दिक्कत है क्या यहाँ पर? ठीक है, आगे देखते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब बात आती है कि वर्णों को हमने कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में बांट रखा है। पहला कौन सा होता है? स्वर, और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। पहला कौन सा होता है बेटा? स्वर, और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले स्वर की चर्चा करते हैं। हमने क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण। वर्णों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला कौन सा? स्वर, दूसरा कौन सा? व्यंजन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? स्वर की। ठीक है, स्वर के बारे में देखते हैं। पहला हमारा स्टार्ट कर रहा है बेटा स्वर। अब सबसे पहली बात आती है कि स्वर कहते किसे हैं? स्वर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना कि वे ध्वनि जो बिना किसी संघर्ष के मुख विवर से बाहर निकले, वह ध्वनि जो बिना किसी संघर्ष के मुख विवर से बाहर निकले उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कि वह ध्वनि जो बिना किसी संघर्ष के मुख विवर से बाहर निकले उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि वह ध्वनि जो बिना किसी संघर्ष के, वह ध्वनि जो बिना किसी संघर्ष से मुख विवर से बाहर निकले, दिख रहा है ना यहाँ पर? मुख विवर से बाहर निकले, वह ध्वनि जो बिना किसी संघर्ष के, वह ध्वनि जो बिना किसी संघर्ष से मुख विवर से बाहर निकले, मुख विवर से बाहर
निकली, उसे क्या कहते हैं बेटा? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। अब बात आती है कि सर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना, हिंदी में स्वरों की संख्या, तो हिंदी में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब आप कहोगे 11 कौन कौन से? तो ये देखते हैं, हिंदी में 11 स्वर, एक ए होता है, आ होता है, छोटी ये होता है, बड़ी ये होता है, छोटा वो होता है, बड़ा वो होता है, री होता है, छोटा ये होता है। ये कौन से स्वर होते हैं बेटा? 11। अब आप में यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। अब 11 स्वर मैंने आपके सामने लिखा। अब 11 स्वरों में से ए के सभी अक्षरों को आपने क्या माना? स्वर मान लिया। केवल 2 अक्षरों को नहीं माना। कौन कौन से? अंग और अह को। अंग और अह को। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, इन्हें अयोगवह वर्ण कहते हैं। तो हिंदी में अयोगवह वर्ण कितने हैं बेटा? 2। हिंदी में अयोगवह वर्ण कितने हैं? 2। अब आप कहोगे कि हिंदी में अयोगवह वर्ण कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अंग और अह। इस अंग को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ध्यान देना इस बात को। अह को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। समझना, ये जो अनुस्वार है वो प्राचीन काल में हम कह सकते हैं आज भी एक बिंदी के रूप में चलता है। चलता है नहीं चलता है? विसर्ग जो होता है वो किसमें रूप में है? 2 बिंदी के रूप में चलता है। तो ध्यान रखना, हिंदी में अनुस्वार तथा विसर्ग का जो निर्माण हुआ है वह किस स्वर से हुआ है? ए स्वर से। कौन से स्वर से हुआ है? ए स्वर से। कौन से स्वर से हुआ है? ए स्वर से। तो ध्यान रखना, अनुस्वार तथा विसर्ग का निर्माण ए स्वर से हुआ है। अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवह वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन है। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवह वर्ण कहते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं, ये चीज समझ में आगे होगी। अब मुख्यतः बात आती है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। और इन 11 स्वरों में से मात्रिक स्वर कितने होते हैं? तो मात्रिक स्वरों की संख्या पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हिंदी में मात्रिक स्वर कितने होते हैं। तो ध्यान देना, हिंदी में मात्रिक स्वर 10 होते हैं। अब आप कहोगे किसकी मात्रा नहीं होती है? कि जो ए स्वर होता है, ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ध्यान देना इस बात के ऊपर कि ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अतः मात्रिक स्वर कितने होते हैं? 10। और ए की कोई मात्रा होती है क्या? नहीं। अगर हम बात करते हैं ए की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है, ऐसा होती है कि नहीं होती है? छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, री की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। ठीक है, ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। इस कारण मात्रिक स्वर हिंदी में कितने होते हैं? 10। और अमात्रिक स्वर तो हो गया कौन सा? ए। आगे देखते हैं हम अगली बात में, हिंदी में शुद्ध स्वर कितने होते हैं? हिंदी में शुद्ध स्वर, तो ध्यान देना, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या भी कितनी होती है? 10। अब अशुद्ध स्वर कौन सा होता है हिंदी में? तो ध्यान देना इस बात को, अशुद्ध स्वर। तो अशुद्ध स्वर कौन सा होता है? री। अब आप कहोगे सर री को अशुद्ध स्वर क्यों कहा जाता है? तो ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि इस री का निर्माण जो होता है वो र धन ई स्वर से हुआ है। र अपने आप में क्या है? व्यंजन। और ई पूर्णतः क्या है? स्वर। तो इस री का निर्माण व्यंजन धन स्वर के होने के कारण ये पूर्णतः ना तो स्वर है और ना पूर्णतः व्यंजन है। ध्यान देना इस बात को। इस कारण री को क्या माना जाता है? अशुद्ध स्वर। और हिंदी में संस्कृत का स्वर भी इसे कहते हैं री स्वर को। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? हम वर्णों को कितने भागों में बांट रखे हैं? 2 में। पहला कौन सा? दूसरा स्वर है, वह ध्वनि जो बिना किसी संघर्ष के मुख विवर से बाहर निकले उसे क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। मात्रिक स्वरों की कितनी होती है? 10। और अमात्रिक स्वर कौन सा होता है? हिंदी में शुद्ध स्वर कितने होते हैं? 10। अशुद्ध स्वर कितने होते हैं? 1। कौन सा? री। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण र धन ई से हुआ। र अपने आप में क्या है? व्यंजन। ई क्या है? स्वर है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा? आगे देखते हैं, स्वरों की परिभाषा हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है। तो एक एक वर्गीकरण देखते हैं। स्वर का वर्गीकरण देखते हैं सबसे पहले। वर्गीकरण, अब पहला जो वर्गीकरण होता है वह वर्गीकरण देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान देना इस बात को, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर,
उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार से होते हैं भाई? 2 प्रकार से। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांट रखा है? 2 प्रकार से। अब पहला जो प्रकार होता है उसको हम देखते हैं। पहला जो प्रकार होता है, पहला 1 नंबर, उसको हम कहते हैं रूढ़ स्वर। रूढ़ स्वरों को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर। मूल स्वरों को हम क्या कहते हैं? जड़ स्वर। अब बात आती है मूल स्वर, जड़ स्वर और रूढ़ स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी संख्या होती है? 4। अब 4 काम कौन कौन से होते हैं? एक तो ए होता है, एक छोटी ई, उ तथा री। ये 4 स्वर मूल स्वर होते हैं। पूछा जा सकता है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। निम्न में से मूल स्वर है या नहीं है? निम्न में से जड़ स्वर है या नहीं है? ऐसा प्रश्न भी आपके आ सकता है। उत्पत्ति के आधार पे दूसरा जो भेद होता है वह संधि स्वर। वह होता है संधि स्वर। कौन सा होता है? संधि स्वर। और संधि स्वरों की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। अब 7 स्वर हम देखते हैं यहाँ पर। एक होता है आ, ये आपको आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये संधि स्वर होते हैं। ध्यान देना, हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण पहला किस आधार पे पढ़ रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा? रूढ़ स्वर, मूल स्वर, जड़ स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। अब 4 स्वर आपके सामने हैं। संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। मैंने 7 लिख दिया। ध्यान देना इस बात को कि जो संधि स्वर होते हैं उन संधि स्वरों को भी 2 भागों में बांट रखा है। एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और दूसरा जो होता है वह होता है संयुक्त स्वर। एक तो होता है संयुक्त स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ध्यान देना, दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। वो देखते हैं, तो आ होता है, एक बड़ी होता है और एक बड़ा उ होता है। हम देखते हैं संयुक्त स्वरों की। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें छोटा ए होता है, बड़ा ए होता है, छोटा ओ होता है और बड़ा ओ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। 2 प्रकार से होता है। पहला रूढ़ स्वर, मूल स्वर या जड़ स्वर। दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। ये 7 स्वर आपके सामने लिखे हुए हैं। अब संधि स्वरों को भी कितने भागों में बांट सकते हो? 2 भागों में। पहला होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है, जिसमें आ, बड़ी और बड़ा होता है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, जो आपके सामने है। ध्यान देना इस बात के ऊपर कि जो संयुक्त स्वर होते हैं इन्हें भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है गुण स्वर, एक होता है गुण स्वर, तो दूसरा होता है वृद्धि स्वर। गुण स्वर तथा वृद्धि स्वर। गुण स्वर जो होते हैं उसमें छोटा ए होता है और छोटा ओ होता है। वृद्धि स्वरों में बड़ा ओ होता है और बड़ा ए होता है। ये आपके उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का जो वर्गीकरण था वो समाप्त होता है। अतः हमने स्वरों का एक वर्गीकरण समाप्त कर लिया है। पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पे। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, जिसमें पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर। संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। इन्हीं संधि स्वरों को 2 भागों में बांट दिया, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों को कितने भागों में? 2 में। क्योंकि संयुक्त स्वर क्या होते हैं कि जो ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं वह 2 अलग अलग स्वरों के मेल से मिलते हैं, इस कारण इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं छोटे ए के निर्माण की बात करते हैं, दिख रहा है यहाँ ऊपर से? ठीक है। छोटे ए के निर्माण की जब बात करते हैं तो ए और आ तथा छोटी ई और बड़ी ई दोनों से मिलकर बनता है कौन सा? छोटा ए। बड़े ए की जब निर्माण की बात करते हैं तो बड़े ए का निर्माण ए आ में से कोई भी एक हो सकता है, तथा छोटा ए तथा बड़ा ए में से कोई भी एक हो सकता है, जिससे बड़ा ए बनेगा। अगर हम बात करते हैं छोटे ओ की, तो छोटे ओ का जो निर्माण होता है वो ए आ में से कोई भी एक स्वर हो सकता है, तथा ओ तथा बड़े ओ में से कोई भी एक स्वर हो सकता है। बात करें हम बड़े ओ की, बड़े ओ का जो निर्माण होता है ए धने आ, इससे छोटा ओ भी हो सकता है इधर, तो बड़ा ओ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में कम आ रहा होगा, तो दोबारा देख सकते हो। एक स्वर का निर्माण 4 तरीके से हो सकता है। देखना यहाँ पर, अगर मैं ए और ई को जोड़ता हूं तो भी क्या बनेगा? अगर मैं आ धने ई को जोड़ता हूं तो भी क्या बनेगा? अगर मैं ए धन बड़ी ई को जोड़ता हूं तो भी क्या बनेगा? ए। अगर मैं आ धने
छोटी ई को जोड़ता हूं तो भी क्या बनेगा, सॉरी बड़ी ई को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, छोटा। मैंने 4 प्रकार से इसको बताया। यही होता है इन स्वरों का निर्माण। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वरों को कितने भागों में बांट रखा है, 2 में। पहला होता है गुण स्वर, दूसरा होता है वृद्धि स्वर। आगे देखते हैं, इसके आगे दूसरा जो वर्गीकरण पढ़ते हैं, दूसरा वर्गीकरण देखेंगे। यहाँ से प्रश्न 1-2 पूछा जा सकता है। ऐसा आजकल क्या होता है कि सिलेबस में ज्यादातर सीटी का जब सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें नहीं होता है, ये सिलेबस में पर्टिकुलर वर्ण का टॉपिक नहीं दे रखा है, लेकिन कभी कभी वर्ण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम हिंदी विषय के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके एक एक वर्ण को किस नाम से जानते हैं, उनका निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो दूसरा जो स्वरों के वर्गीकरण में हम देखते हैं, तो दूसरा वर्गीकरण होता है बेटा ओष्ठ आकृति के आधार। दूसरा वर्गीकरण होता है ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर वो स्वरों को कितने भागों में बांट रखा है, ध्यान देना, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांट रखा है। इसमें पहला होता है वृत्ताकार स्वर, पहला होता है वृत्ताकार स्वर, ठीक है। और जो दूसरा स्वर होता है वह होता है अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर वे स्वर जिन्हें बोलते समय होठ की आकृति पूर्णतः गोल हो, उसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और वे स्वर जिन्हें बोलते समय होठ की आकृति पूर्णतः गोल ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ध्यान देना, अर्थात हमारे पास 11 स्वर होते हैं, उनमें से वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय अगर हमारे होठ क्या करते हैं, होठ हमारा नीचे वाला अधर का भाग होता है, नाक के ठीक नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा होता है, इतना सा हिस्सा, इसे हम क्या कहेंगे, ओठ कहेंगे। और हमारे नाक के ठीक वाला हिस्सा अगर मुख विवर वाला हिस्सा गोल हो जाता है तो वह स्वर कौन सा होगा, वृत्ताकार। जिन स्वरों को बोलते समय इतना सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा गोल हो जाता है तो वह होगा वृत्ताकार। और अगर ये वाला हिस्सा गोल नहीं होता तो कौन सा होगा, अवृत्ताकार स्वर। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। 11 स्वरों में से मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ए क्या गोल हुआ, क्या नहीं हुआ, आ नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, उ देखो यहाँ गोल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ध्यान रखना, वृत्ताकार स्वर के अंदर ओ भी आता है, बड़ा ओ भी आता है, छोटा ओ भी आता है और बड़ा ओ भी आता है, ठीक है। जब बोल के देखेंगे तो आप लोग इसके ऊपर बोल सकते हो कि छोटा उ, ओ, औ। इसके बाद में आता है अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर में ए भी आता है, आ भी आता है, ई भी आता है, बड़ी आता है, छोटा ए, बड़ा ए, ये किसमें आते हैं, अवृत्ताकार स्वर में। आपने देखा होगा कि ये 6 हो गए और ये कितने हो गए, 4। 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब आपने ऊपर क्या पढ़ा था कि स्वर हिंदी में कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो बच गया कौन सा, री। तो ध्यान रखना, री जो स्वर होता है वो ना तो वृत्ताकार है और ना ही अवृत्ताकार है। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि री स्वर होता है तो ध्यान रखना, री न तो वृत्ताकार है और न ही अवृत्ताकार है। अब आप कहोगे सर 2 भागों में बांट रखा है तो 2 में से ही तो आएगा। तो ध्यान रखना, तीसरा भेद इसको स्वीकार नहीं किया गया है। हरदेव भारी की जो किताब आती है व्याकरण की, उसमें बाकायदा इस चीज को स्पष्ट कर रखा है कि री न वृत्ताकार है और न ही अवृत्ताकार है। री जो स्वर होता है वह कौन सा स्वर है, अर्धवृत्ताकार स्वर। कौन सा स्वर है, अर्धवृत्ताकार स्वर। री स्वर है वह कौन सा है, अर्धवृत्ताकार स्वर। आप सबको समझ में आ गया होगा वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं, अवृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं और री कौन सा होता है, अर्धवृत्ताकार स्वर होता है। क्योंकि री को न तो वृत्ताकार माना जाता है और न ही अवृत्ताकार स्वर माना जाता है। इसके आगे देखते हैं दूसरा वर्गीकरण। 2 वर्गीकरण आपके खत्म हो गए, तीसरे वर्गीकरण की हम बात करते हैं। तीसरे वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं, तीसरा वर्गीकरण होता है बेटा जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर कि जो 11 स्वर होते हैं, इन 11 स्वरों को बोलते समय हमारी जिह्वा की स्थिति कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से। पहला स्वर कौन सा होता है, अग्र स्वर। कौन सा होता है, अग्र स्वर। दूसरा जो स्वर होता है वह होता है मध्य स्वर। दूसरा स्वर होता है मध्य स्वर। और तीसरा जो स्वर होता है वह होता है पश्य स्वर। कौन सा स्वर होता है, पश्य स्वर। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। अग्र स्वर वे स्वर हैं जिनको बोलते समय जिह्वा के आगे का हिस्सा सक्रिय हो। अर्थात जब भी हम 11 स्वरों को बोलते हैं
और उनको बोलते समय जीवा के आगे के हिस्से में थोड़ा बहुत कंपन होता है, वह होता है अग्रस्वर। और वे स्वर जिनको बोलते समय जीवा के पीछे वाले हिस्से में क्या होता है, कंपन होता है, उसे हम कहते हैं पश्य स्वर। और कोई भी जो कार्य होते हैं, जो कोई भी कार्य होता है, उस किसी भी कार्य को करने के बाद में अगर हम तसल्ली का जिसमें बोध करते हैं ना, कि जैसे मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया है कि खाना बनाने के बाद में कोई भी गतिविधि करते हैं, कोई कार्य करने के बाद में हम तसल्ली कहते हैं कि तसल्ली मिल गई, ठीक है कि नहीं है। तो ध्यान रखना, केंद्रीय स्वर भी कहते हैं इस मध्य स्वर को, क्या कहते हैं, मध्य स्वर को हम केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। तो अग्र स्वर में ई री, और कौन कौन से आते हैं, ई ए आई और री। तो ध्यान रखना अग्र स्वर में कौन कौन से आए, एक तो ई आ गया, एक बड़ी आ गया, एक छोटा ए आ गया, बड़ा ए आ गया तथा री। ये स्वर तो कौन से होते हैं, अग्र स्वर। केंद्रीय स्वर, हिंदी में केंद्रीय स्वर, हिंदी में मध्य स्वर केवल एक ही होता है जिसका नाम है ए। कौन सा है, ए। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि हिंदी में केंद्रीय स्वर कौन सा है, ए। हिंदी में मध्य स्वर कौन सा है, ए। तो ध्यान देना इसके ऊपर, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। तो आपके सीटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केंद्रीय स्वर है, हिंदी में केंद्रीय स्वर कौन सा है। बात करते हैं किसकी, पश्य स्वर की। बाकी जो बच गए वो कौन से स्वर होते हैं, पश्य स्वर। ए होता है, आ होता है, उ होता है, बड़ा उ होता है, छोटा ओ होता है, बड़ा ओ होता है। ये कौन से स्वर हो गए, पश्य स्वर। आप सब लोगों को याद रखा होगा कि जिह्वा की स्थिति के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्य स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, ई ए आई और री। मध्य स्वर कौन से होते हैं, ए। पश्य स्वर कौन से होते हैं बेटा, ए आ उ ओ औ। पूरा समझ में आया कि नहीं आया, तो दिक्कत है क्या, नहीं होता। अच्छा इसमें दिख दिया गया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लो, अब तो दिक्कत है ना, ए तो किसमें आ गया, केंद्रीय स्वर में। पश्य स्वर में कौन कौन से हो गए, ये हो गए, ठीक है। तो यहाँ ऊपर आ गया था ना, तो आ उ ओ औ, ये कौन से स्वर होते हैं, पश्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा होता है, ए। अग्र स्वर कौन से होते हैं, ये 5 आपके सामने लिख दिया। अब तो समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को। 3 प्रकार से वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। पहला वर्गीकरण पढ़ा हमने किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे स्वरों को 2 भागों में बांट रखा है। पहला होता है रूढ़ स्वर, जिन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, जिन्हें हम जड़ स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। संधि स्वरों को भी हमने 2 भागों में बांट रखा है। एक होता है दीर्घ स्वर, तो दूसरा होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वरों को भी हमने 2 भागों में बांटा था, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। दूसरा हमने पढ़ा ओष्ठाकृति के आधार पे। ओष्ठ होता है नाक के ठीक नीचे वाला हिस्सा, अगर मुख विवरण में गोल हो जाता है तो वो वृत्ताकार, और अगर गोल नहीं होता तो अवृत्ताकार। री स्वर होता है वह न तो वृत्ताकार है और न ही अवृत्ताकार है, तो री को क्या माना गया है, अर्धवृत्ताकार स्वर माना गया है। इसके बाद में हमने देखा जिह्वा की स्थिति के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांट रखा है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। अग्र स्वरों के अंदर ई ए आई और री आता है। मध्य स्वर को हम केंद्रीय स्वर कहते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसमें ए होता है। पश्य स्वर होता है वो आपके सामने लिख दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे होगा तुम लोग को समझ में। अगला वर्गीकरण देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। चौथा जो वर्गीकरण होता है स्वरों का वह होता है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। और मुखाकृति के आधार पर स्वरों को मुख्यतः कितने भागों में बांट रखा है, 4 भागों में बांट रखा है। जिसमें पहला होता है समृद्ध स्वर, पहला होता है समृद्ध स्वर, और दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरे की जब बात करते हैं तो तीसरा होता है विवृत स्वर, और चौथे की जब बात करते हैं तो वह होता है अर्ध विवृत स्वर। समझना, समृद्ध का अर्थ होता है खुला हुआ, समृद्ध का अर्थ होता है मुख खुला हुआ, अर्ध समृद्ध का अर्थ होता है थोड़ा कम खुला हुआ, विवृत का अर्थ क्या होता है, विवृत का अर्थ होता है बहुत अधिक खुला हुआ, और अर्ध विवृत का अर्थ क्या होता है, उससे थोड़ा कम खुला हुआ। तो ध्यान रखना, समृद्ध का अर्थ होता है खुला हुआ, मुख क्या होता है बेटा, खुला हुआ। इसका होता है कम खुला हुआ, खुला हुआ तो है लेकिन कम खुला हुआ, अधिक खुला हुआ, अधिक खुला हुआ, ठीक है। और अर्ध विवृत का क्या होता है, से, विवृत से कम,
दीर्घ से कम खुला हुआ। अब समृद्ध में कौन कौन से आते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, समृद्ध में कौन कौन से आते हैं भाई? ई उ तथा री किसमें आते हैं? समृद्ध में आते हैं। ई उ तथा री भी किसमें आता है? समृद्ध स्वर में आता है। अर्ध समृद्ध में क्या आते हैं? एक तो छोटा ए होता है, एक छोटा ओ होता है। विवृत में केवल जैसे केंद्रीय स्वर था, हमने मध्य स्वर पढ़ा था, केवल एक ही होता है ए, ऐसे ही विवृत स्वर में केवल एक ही होता है आ, जिससे सर्वाधिक हमारा मुख्य खुल जाता है। और अर्धविवृत में जो बाकी बच गए, ए बच गया हमारे, बड़ा ए बच गया और बड़ा ओ बच गया। ये हुआ मुखाकृति के आधार पर। हमने स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट पढ़ लिया है। स्वरों की परिभाषा हमने देख ली। मात्रिक स्वर कितने होते हैं, शुद्ध स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, अंग और रह को क्या कहते हैं, ये सारा हमने देख लिया। आगे की क्लास में हम देखेंगे व्यंजन, और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों में ध्वनि को क्या क्या कहते हैं, उसको हम देखेंगे।